इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में आज रीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इन दोनों में रिलेशन पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक हम पहले दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस, एक सर्कुलर सरफेस बनाया है ऐसे, और ये वेरी क्लोज है। थोड़ा सा दूर दिखाई देता हूं जिस समझ में आई। वेरी क्लोज है ये दोनों सरफेस। ये दूसरा सर्कुलर सरफेस बनाया मैंने ऐसे, है ना। और इन दोनों के सेंटर कॉमन है। सर्कल बनाया है, सर्कुलर स्फीयर बनाया है, कह सकते हो स्फेरिकल सरफेस बनाया है। ये एक स्फेरिकल सरफेस ये बनाया, एक स्फेरिकल सर्कल नहीं, स्फेरिकल सरफेस ये बनाया, और इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के कॉमन सेंटर है ये। इस सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है प्लस के क्यू। तो एक बात बताओ, इस ए सरफेस के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस सरफेस को हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। तो ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ या इसके सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ? तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेट कर लेते हैं कि ए के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो V प्लस dV, और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो V। तो ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए पॉइंट का सरफेस ए का पोटेंशियल VA और सरफेस B का पोटेंशियल VB। सर अब बहुत सौ को तो ये समझ में नहीं आता कि सर ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, इसका क्या मतलब है। तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे अभी लेक्चर, आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तब भी थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक बात बताओ, अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें और इसके सेंटर पर एक चार्ज प्लेस कर लें प्लस के क्यू, तो एक बात बताओ, इस स्फीयर के सरफेस पर एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम नहीं होगा? तो होगा। क्यों होगा? जैसे इसकी रेडियस r मान लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू P पॉइंट का निकाले तो P पॉइंट का लिख दें 1/4πε0। क्योंकि इसे P पॉइंट पे निकालने हैं तो Q और P पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है? R। तो Q/R, ये P पॉइंट है पोटेंशियल। अगर इसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालोगे, जैसे इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं, तो इस सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, M पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी R ही होगी। स्फीयर की सभी रेडियस इक्वल होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें एट पॉइंट M पर ड्यू टू एक ही चार्ज है, सिंगल चार्ज प्लस के क्यू, तो M पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? फिर फॉर्मूला लगा दो, पॉइंट चार्ज Q और P M पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है? R। तो ओवर R। तो देखो सेम पोटेंशियल नहीं है, तो VP और M पॉइंट का पोटेंशियल कैसा? सेम। तो देखो मैंने ये डिलीट कर दिया इतना ऐसे। तो बताओ, ये इस सरफेस के आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल सेम नहीं आएगा? सब जगह पर सेम है। तो मैंने लेट कर लिया है कि ये सरफेस एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट। दूसरा, अगर हम एक और इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनाएं, ये दूसरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस बना दिया, मतलब ये दूसरा स्फीयर बनाया मैंने ऐसे, और उसका सेंटर भी यही है। तो लेकिन अगर एक बात बताएं इसमें अब हम, कि अगर हम इस पे एक पॉइंट मानते हैं जैसे K, तो इस चार्ज की वजह से K पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकाले हैं, तो ये डिस्टेंस लेंगे ये वाली, मान लो ये डिस्टेंस R1 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, अगर हम K निकालते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, तो VK इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/,
Q और K पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो कि R1 है। तो ये तो ऐसे इसके एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट लेट कर ले N, तो K और N का पोटेंशियल सेम, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम, तो इतना ही पोटेंशियल आएगा इस वाले पॉइंट पर। सिमिलरली ऐसे ही, तो ये कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। क्या इस सरफेस के पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है K पॉइंट के पोटेंशियल से। क्यों? क्योंकि P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देख रहे हो आप, तो यहाँ R डिस्टेंस है, यहाँ R1 है, बाकी का तो सेम है। देखो ये सेम वैल्यू है बिल्कुल। R ज्यादा है कि R1? तो यहाँ R कम है और R1 ज्यादा। R कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसीलिए P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू K पॉइंट के पोटेंशियल से। तो इस सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, बट इस सरफेस और इस सरफेस में से इस वाले सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा इसके सरफेस के पोटेंशियल से, इसीलिए इसका ज्यादा दिखाया, इसका कम दिखाया है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं मैंने पहले आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्यों बोल रहा हूं वो बता दिया, और इसका पोटेंशियल मैंने ज्यादा माना इसके पोटेंशियल से। ये दोनों सरफेस जो हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी क्लोज हैं, ऐसे नहीं है बहुत पास पास हैं ऐसे, तो पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत कम होगा। तो कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है? डीवी। भाई इसका पोटेंशियल है V प्लस डीवी और इस सरफेस का पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल में डिफरेंस निकालें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? V डीवी का। तो डीवी का नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पर। तो यहां डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आया? ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती है? अभी और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। जब कोई पॉइंट चार्ज होता है प्लस के क्यू, तो वो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच करना ऐसे, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो पॉजिटिव चार्ज से अभी ऐसे दिखा सकते हो आप, चारों तरफ दिखाएं तो ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये पॉजिटिव चार्ज से अभी पॉइंट चार्ज, रेडियल आउटवर्ड होता है चारों तरफ, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में दिखा लेते हैं, जैसे ये दिखा दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज से अभी, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट बताओ, यहां पे एक मैंने एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q नॉट। इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट को इस वाले पॉइंट से, दैट मींस ए वाला पॉइंट मान लेते हैं, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कराना है। ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ए से बी। तो इस टेस्ट चार्ज को ए टू बी मूव कराएंगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dr डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी मूव करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। ए से बी तक मूव कराना चाहते हैं तो ए से बी तक मूव कराने में बर्डन निकालना है। अब एक बात बताओ, ये प्लस के क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना, ये इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब इसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस सोर्स चार्ज के, दैट मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। मतलब ये इसका सेल्फ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पीछे समझाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक बात बताओ, इस Q नॉट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा क्या? नहीं, तो लगाएगा। तो हम जानते हैं जब कोई चार्ज, देखो ये वाला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट, तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है Q नॉट E, Q नॉट है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अगर नेगेटिव चार्ज है Q नॉट तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है Q नॉट E। समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट मालूम होगा सबको, कई बार बोला है ये पॉइंट। तो इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऐसे लगाएगा Fe। इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q नॉट E, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस चार्ज को A से B ले जा रहे हैं, तो ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इधर की तरफ मूव भी कर रहे हैं, ए टू बी मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा? ए से बी ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लग रहा है, तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। लेकिन हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ कहा जाता है कि जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो विदाउट एक्सिलरेशन मूव करे। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में ऐसा आता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करे विदाउट एक्सिलरेशन। दैट मीन्स उस पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहे, है ना। ये डेफिनेशन में आता है ऐसा। तो हम यहां पर भी हम उस डेफिनेशन को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे इधर की तरफ, जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज ना हो पाए, ये बहुत स्लोली मूव करे ए टू बी कांस्टेंट स्पीड से। तो हम इसकी स्पीड बढ़ा, अगर ये ए से बी चलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, और हम चाहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहे। तो इस स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, एक्सटर्नल फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन बता रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होने पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। और नेट फोर्स 0 अगर आएगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0। यही डिमांड थी कि जो पार्टिकल मूव करे विदाउट एक्सेलरेशन करे, किसकी डिमांड थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां अगर हम समझना चाहें तो नेट फोर्स वो 0, भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0, और मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर 0, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 दैट मींस वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट, या ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कैसी, कांस्टेंट। ये सब इसीलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो। यहां पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी चाहते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन कितना हो, 0 हो, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, यहां एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी, एफ की वैल्यू क्यू नॉट ई है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी क्यू नॉट ई। इसमें एक पॉइंट पे ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट डी आर की डायरेक्शन ये रही और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रही, तो ई और डिस्प्लेसमेंट डी आर के बिटवीन कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो यहां लेट कर लेते हैं हम थीटा। थीटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिंबल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेम इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो ये किसके बिटवीन एंगल देख रहे हैं हम, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो इस जगह पर इस डायग्राम में डी आर की डायरेक्शन ये रही और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना, 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ई और डी आर के बिटवीन कितना एंगल है, 0 डिग्री है इस डेरिवेशन में, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करना चाहते हैं, इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो लिख दे वर्क डन इन बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख लें, बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो देखो डी डब्ल्यू क्यों लिखा, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है ना, तो वर्डन भी स्मॉल होगा, ये वेरी दूर, बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत क्लोज है, भी बताया था मैंने आपको। तो डी डब्ल्यू ए से बी तक, तो वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, एफ डी आर इनटू कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में देखो, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट लगाना पड़ेगा डी आर वेक्टर। आपने पढ़ा है ना, वर्डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहां जो थीटा होता है उसका नेम क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल।
ये जो भी थीटा माना है वो ई डी आर के बिटवीन एंगल माना है, तो इसे अल्फा कर लेते हैं। अल्फा, अल्फा का नेम क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो वर्डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो आप। याद है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब हम इसे खोलते हैं तो डॉट लगाया ब्रैकेट में और डॉट वेक्टर लग रहा है बीच में, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर भी लग रहा है, डॉट भी है, ए बी कॉस थीटा। तो देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बीच में डॉट लग रहा है, इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ ए और बी के बीच में एंगल है, मैंने कहा नेम इंपॉर्टेंट होता है, आप अल्फा लिख लो। व्हाट इज द नेम ऑफ अल्फा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप थीटा लिखते हो तब भी थीटा का नाम क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अल्फा लिखते हो तब भी अल्फा का नाम क्या हुआ, यहाँ पे जो एंगल आता है वो ए और बी के बिटवीन एंगल। ऐसे यहाँ पे एंगल जो आएगा वो एफ और एस के बिटवीन एंगल। तो जो हमने अल्फा माना है तो अल्फा लिखेंगे, थीटा माना है तो थीटा लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बीच में डॉट। इसे खोलें तो एफ एक्सटर्नल डी आर एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही। कितना एंगल है, 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो कितना लिख लें, 180 डिग्री। ये मत समझना कि ये वाला, ये तो ई और डी आर के बीच में है, हमें तो किसके बीच में एंगल चाहिए, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल। नेम पे ध्यान दो, है ना, ये आया। तो आगे ध्यान दें, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ये रही, तो माइनस के क्यू नॉट ई, एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, डी आर ऐसे की ऐसे ही। कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। तो क्यू नॉट ई डी आर, इतना स्मॉल बर्डन करना पड़ा भाई, फर्स्ट बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, इतना बर्डन करना पड़ा। एक बात बताओ, एंड वी नो दैट, एक बर्डन निकालने का हम फॉर्मूला और जानते हैं, क्या, बर्डन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग लिख दो या ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, डी डब्ल्यू बराबर, यहां पे आता है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज कौन है, क्यू नॉट। मूव कर रहे हैं ए से बी तक, तो बी पॉइंट फाइनल है और ए इनिशियल है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने पोटेंशियल डिफरेंस में। तो वैल्यू पुट कर दें, क्यू नॉट तो ये चार्ज है, बीवी की वैल्यू, तो देखो बीवी की वैल्यू तो वी है, माइनस, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लें इसको ऐसे, वी ए की वैल्यू पुट कर दें, वी प्लस डी वी। इस माइनस से अंदर ये कैसा हो जाएगा, साइन माइनस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, तो v से ये v कैंसिल हो गया, तो आया माइनस का q नॉट dv। ये इक्वेशन नंबर 2। ये देखो 80W। अब देखो ये हेडिंग देखो और ये वाली हेडिंग देखो, सेम ही हेडिंग है बिल्कुल, बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रिंगिंग q नॉट फ्रॉम a टू b, और यही सेम टू सेम है, फॉर्मूला अलग अलग लगाया, तो ये बर्डन इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये हटा देता हूं, है ना, यहां लिख देते हैं, यहाँ ये लाइन भी हटा देता हूं, जगह बच जाएगी थोड़ी सी, यहां लिख लेना भाई, ठीक है ना, ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों वर्डन को इक्वल कर दो। तो ये वर्डन कितना है आपका, क्यू नॉट ई डी आर, और ये वाला वर्डन है माइनस के क्यू नॉट डी आर डी वी। तो क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कट गया, सॉरी क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो रिजल्ट आया dv इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को उधर ले आए, माइनस का ई डी आर। या तो ऐसे लिख लो इस रिजल्ट को, या चाहो तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख लो, E बराबर माइनस के dv ओवर डी आर। देखो ये रिलेशन आ गया, यहाँ E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और dv पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं चेक कर लो, इसका पोटेंशियल है सरफेस का या ए पॉइंट का पोटेंशियल है v प्लस dv पोटेंशियल, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है vb,
मतलब V। तो इन दोनों पॉइंटों में कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो देखोगे तो dV का डिफरेंस है, ये dV ज्यादा है इससे, है ना। समझ में आ गया। ये एक पॉइंटर बता देता हूं, ये फॉर्मूला किस कंडीशन में वैलिड है, जब E और dr के बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, E और dr की डायरेक्शन सेम है। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एंगल बिटवीन E एंड dr 0 डिग्री है, दैट मीन्स E एंड dr की डायरेक्शन सेम है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताता हूं, फिर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। तो देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है बी पॉइंट पर, तो ए पे ज्यादा है और बी पे कैसा हो गया, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है ना, तो हम ए से बी चल रहे हैं, तो ए से बी चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, डायरेक्शन में चल रहे हैं, और पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है, तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यह नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है। अगर हमसे पूछे कि नेगेटिव साइन का मतलब बताइए, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई और डीआर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इसकी और इसकी डायरेक्शन अगर सेम हो तभी लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। समझ में आया, ठीक है। एक फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे इसमें एक पॉइंटर बताता हूं, इसमें ही एक पॉइंटर रह गया है, एक पॉइंटर सुन लो, इसको मैं डाल के बताता हूं। बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनना अच्छी तरीके से। डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा देखो, इसमें जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी, एक पॉइंट लिख लेते हैं इसे, नाउ एक नोट लिख देना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। द क्वांटिटी dV over dr, ये वाली क्वांटिटी dV over dr is the rate of change of potential। देखो ये पोटेंशियल में चेंज भी तो बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। dV का नाम चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में चेंज ही तो है ये। इस वाले पोटेंशियल इस पोटेंशियल में कितना चेंज है, dV का, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो। और रेट लगा रहे हैं dr के लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अगर आपने विद डिस्टेंस नहीं लिखा तो रेट वर्ड किसके लिए होता है, टाइम के लिए, लेकिन पीछे लिख दिया विद डिस्टेंस तो डिस्टेंस के लिए होता है रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल लिखा तो dV ओवर dt, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस लिखा, विद डिस्टेंस तो dV ओवर dr इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं dV ओवर dr वाली क्वांटिटी को, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जानते हो आपको, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको हम कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। और माइनस साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसे पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ऐसे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन।
पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। तो इस dv ओवर dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। समझ में आया? तो एक पॉइंट आ गया बस एक नया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया इसमें एक पॉइंट और सुनते हैं। देखो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया ये वाला, ये तब किया है जब E और dr के बीच में 0 डिग्री हो, मतलब E की और dr की डायरेक्शन सेम हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, अब अगर E और dr के बीच में कोई एंगल हो थीटा, तब रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन को हम ड्राइव करेंगे आगे। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं। हम दोबारा से रिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कब निकालना चाहते हैं, जब थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड dr के बीच में कितना एंगल हो, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो थीटा। तो जब तो रिलेशन क्या आएगा, हमें जो प्रूव करना है अब वो ये आएगा, dv इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये रिलेशन आएगा। आप इस रिलेशन को देखो, बीच में डॉट लगा हुआ है और E और dr के बीच में लगा हुआ है, तो यहां इसको लिख सकते हैं हम dv इज इक्वल टू माइनस का E dr cos थीटा, ऐसे इसी रिजल्ट को लिख सकते हो आप ऐसे। व्हाट द नेम ऑफ थीटा, तो देखो किसको खोला है, E और dr को डॉट प्रोडक्ट खोला है, तो E और dr के बिटवीन एंगल, तो व्हाट द नेम ऑफ थीटा, यहां ये थीटा जो है एंगल बिटवीन E एंड dr। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में लग रहा है, ए और बी के बिटवीन, जैसे खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा, व्हाट द नेम ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां ए और बी लिख रहा है तो ए और बी के बिटवीन एंगल है, या ई और डी आर लिख रहा है तो ई और डी आर के बिटवीन एंगल है। समझ में आया? अगर ऐसे लिख रहा है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो इसे खोलेंगे एफ डी आर कॉस थीटा, तो व्हाट द नेम ऑफ थीटा, एफ और डी आर के बिटवीन एंगल। समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। इससे पहले जो हमने प्रूव किया था उसमें थीटा कितना था, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो यही तो रिजल्ट आया था। अगर थीटा इसमें 0 डिग्री रख दें तो dv बराबर माइनस के ई डी आर, तो ये तो रिजल्ट था जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। E और dr के बीच में 0 डिग्री हो तो ये रिजल्ट था, E इज इक्वल टू माइनस के dv ओवर dr। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो शुरुआत कर रहे हैं। फिर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो आप, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी क्लोज हैं एक दूसरे के, ये A ये B, सेम टू सेम। जैसे ये A है तो इसका पोटेंशियल हमने V प्लस dv, और ये B है तो इसका पोटेंशियल V। इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रख लो प्लस के क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके ऐसे मान लो तिरछी, ऐसे E, पॉजिटिव चार्ज से अभी होती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से अभी दिखा दी है ना। यहां पे एक पॉइंट लिख लो आप A, और इसको मूव करा, यहां पे एक चार्ज रख लो, एक पॉइंट यहां रख लो B, ये रहा B, और A से B टेस्ट चार्ज को मूव कराओ ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट dr की डायरेक्शन हो गई, ये रही, ये dr की डायरेक्शन। यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q0, तो Q0 टेस्ट चार्ज को A से B मूव करा रहे हैं। तो देखो dr की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, हमने थीटा किसके बीच में एंगल दिखा रहे हैं, E और dr के बिटवीन, टेल टू टेल। हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटियों के बीच में एंगल टेल टू टेल एंगल लेते हैं, है ना। तो ये dr का टेल, ये E का टेल, इनके बीच में एंगल थीटा। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये टेस्ट चार्ज। तो मैंने आपको पीछे बताया कि कभी भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये प्लस के क्यू चार्ज रखा है, तो इसमें फोर्स ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होता तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन कंडीशन अभी भी हम वही बनाना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो इस पार्टिकल में। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खत्म करना है, मतलब नेट फोर्स 0 करना है, तो ये ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, देखो ऐसे, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अभी किया था। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का एफ ई, नेट फोर्स फिर 0 हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0, तो कांस्टेंट एक्सिशन 0 आ जाएगा, और एक्सिशन 0 आएगा तो कांस्टेंट स्पीड चलेगा। वो कंडीशन बनानी है, पोटेंशियल डिफरेंस लाना है आर्टिकल में।
ठीक है, अब ये बताओ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी माइनस के क्यू नॉट ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू यहां होगी वो क्यू नॉट ई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, पीछे कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, तो वर्क डन निकाल लो आप इसमें, फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग प्लस के क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बस डायग्राम में चेंज किया है। डी डब्ल्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए बी डब्ल्यू, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। तो इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो किसके बिटवीन एंगल आएगा, एफ एक्सटर्नल और डी आर के बीच में, एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस। यहां जो एंगल लिखते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स और डी आर को खोला है, तो इन दोनों के बीच का ही एंगल आएगा टेल टू टेल। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही और डी आर की डायरेक्शन ये रही, तो टेल टू टेल एंगल ये वाला हो गया, ये रहा। ये एंगल लिखना है इस जगह पर, हमेशा नेम पे ध्यान दो। एफ एक्सटर्नल और डी आर के बिटवीन एंगल आएगा इस जगह पर टेल टू टेल। तो डी एफ एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही और डी आर की डायरेक्शन ये रही, तो यही तो एंगल आएगा टेल टू टेल। ये कितना हुआ, तो देखो इसके और इसके बीच में तो 180 है और उसमें से थीटा घटा दे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस के थीटा। तो इस जगह पर एंगल आएगा 180 माइनस के थीटा। इसे खोलो, इसको सोल्व कर लो। तो एफ एक्सटर्नल डी आर किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। किस में कन्वर्ट होता है, तो 180 वाला कन्वर्ट नहीं होता, तो कॉस थीटा। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करें तो माइनस का क्यू नॉट ई, और ये एक माइनस पहले से लगा है, तो माइनस एंड माइनस के क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा, ये डी डब्ल्यू आ गई, ये इक्वेशन 1। फिर सिमिलर एंड फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओ, वी नो दैट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग या ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो डी डब्ल्यू मूविंग चार्ज लिखते हैं यहां पे, ए से बी जा रहे हैं इसीलिए बी बी माइनस वी ए। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, चेक करें, आ रहा है। एक लाइन और लिख सकते हैं नीचे, तो यहां एक लाइन और लिख दी, क्यू नॉट ब्रैकेट लगा दिया, वी वी की वैल्यू वी माइनस, ये लिखेंगे तो इस माइनस से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज कर दें तो वी माइनस के डी वी ऐसे, तो ये से कैंसिल हो गया। तो कितना आया, माइनस के क्यू नॉट डी वी। ये इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर है, थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो गया है, पीछे वाला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन सेम है, यहां तक आ गया। इसे उठा देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहां कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये माइनस के क्यू नॉट वी डी वी, सॉरी डी वी डी वी, और ये वाला वैल्यू आ रही है क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, माइनस साइन को उधर ले आओ, तो डी वी बराबर माइनस का ई डी आर कॉस थीटा। तो देखो थीटा इस डायग्राम में देखो किसके किसके बिटवीन एंगल है, ई की डायरेक्शन और डी आर के डायरेक्शन के बीच में एंगल है थीटा, वो हमने शुरुआत में लेट कर रखा है ना। तो देखो ये तो प्रूफ हो गया ये वाला। देखो इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, वो समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया। ठीक है, पहले डेरिवेशन किया। अब इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ केसेस और रीड कर लेते हैं इसमें। तो पहला केस किस फॉर्मूले के ऊपर, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, जैसे डीवी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था, ई वेक्टर लगाना जरूरी है, डॉट भी लगाना जरूरी है, डी आर
वेक्टर लगना चाहिए, डॉट भी ना चाहिए बीच में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर कॉस थीटा। या थीटा का नेम क्या है इस पर ध्यान देना जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता। एंगल बिटवीन, इस फॉर्मूले में एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, ई और डी आर के बिटवीन एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके केसेस बना लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट बनाया मैंने कि इफ थीटा अगर 0 डिग्री हो, एंगल बिटवीन ई एंड डी आर 0 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी आर की डायरेक्शन सेम हो। जब ई और डी आर की डायरेक्शन सेम हो तो देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, तब के लिए कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, चलो इतना ही बना लेते हैं। ये ई, इसमें 2 पॉइंट डाल लेते हैं, ए और ये बी थोड़ा सा साफ बना दे, बी। ए से बी चल रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर, ऐसे ए से बी, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट डी आर। और डी आर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है आपको दिख रही है, सेम है। तो यहां पे यही कह रहे हैं थीटा 0 डिग्री है। तो ये तो इस फॉर्मूले का जब यूज कर रहे हैं तो ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, ए से बी, तो फाइनल कौन है, बी या ए, तो फाइनल है बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बिटवीन। तो ए से बी जा रहे हैं, इसीलिए इस डीवी पहले फॉर्मूला लगाएं, माइनस का ई डी आर कॉस 0 डिग्री, और ए से बी जा रहे हैं इसीलिए फाइनल कौन है, बी, तो डीवी की जगह पे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल। देखो ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो इसका हाई पोटेंशियल होगा और इसका लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ए का ज्यादा या बी का ज्यादा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा इस फिगर के अकॉर्डिंग बी से। तो ए का ज्यादा, तो ए का मैंने मान लिया बी प्लस डी वी, और वी का कितना आपका वी, ए का ज्यादा है बी से, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का है, डीवी का। समझ में आया। तो अभी कुछ नहीं कर रहे, बस सीधा लिख दो बी पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बी बी। तो फाइनल कौन होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इस डीवी को ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। ई तो ई है ये, और डी आर है आपका, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में एक चीज नोट करो आप, फॉर्मूला तो हमें यही याद करना है, लगाएंगे भी यही बार बार, लेकिन एक केस बना लिया मैंने, इसमें एक पॉइंट सीखना है। देखो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बी बी माइनस बी ए, ये आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। बताओ ये नेगेटिव कब आएगा, जब ए का ज्यादा पोटेंशियल है बी का, तो ए का ज्यादा, तो ए का ज्यादा होना चाहिए बी से। इस डायग्राम भी यही कह रहा है और फॉर्मूला भी यही कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में इफ थीटा 180 डिग्री हो, एंगल बिटवीन किसके, ई एंड डी आर के, दैट मीन्स ई की और डिस्प्लेसमेंट डी आर की डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये बना लू यहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ऐसे, फिर 2 पॉइंट ले लिए ए और ये बी, लेकिन अब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यहां से यहां ऐसे डी आर, तो मूव कर रहा है बी से ए, पहले कर रहा था ए से बी, अब कर रहा है बी से ए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो 180 डिग्री एंगल होगा। इस वाले केस में हम फॉर्मूला लगाएं यही वाला, तो dv इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई डी आर प्लस आया। कहां से कहां तक गए, बी से ए या ए से बी, तो बी से ए गए, तो फाइनल कौन है ए, तो इसे लिख सकते हैं हम वी ए माइनस के वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी से ए आ रहे हैं, अब ए तो ए फाइनल हो गया, बी इनिशियल हो गया, तो वी ए माइनस बी बी।
अब जरा चेक करो, ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट में VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव कब आएगी? जब A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, तो A का ज्यादा। तो A का तो ज्यादा है ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, तो A का ज्यादा होना चाहिए, B का कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो A का ज्यादा B से, तो ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है। समझ में आया? ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस पढ़ते हैं, केस नंबर 3। जैसे अब फिर दोबारा से हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर कैसा है? सेम। ये और इसमें एक पॉइंट मैंने A यहां बनाया और दूसरा पॉइंट B यहां बनाया, और A से B गए हम ऐसे मूव करके, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट dr ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो E और D के डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। तो यहां थीटा 90 डिग्री है, किसके बिटवीन? एंगल बिटवीन E एंड dr। दैट मीन्स आप चार्ज पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है? पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ना। तो फिर फॉर्मूला लगाए हम, तो dv इज इक्वल टू माइनस का EdR cos 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं दोबारा से। A से B जा रहे हैं, तो B पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल है और A पॉइंट का इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ऐसे 0। तो अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, A का या B का? तो दोनों का सेम, क्योंकि देखो ये VB माइनस VA बराबर 0, तो BB इज इक्वल टू BA। तो A पॉइंट और B पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम। तो एक पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऐसे चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलर चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो एक बात तो यहां से अगर इस A और B से पास होता हुआ एक सरफेस बनाए, एक सरफेस बनाए ऐसे, A और B से पास होता हुआ, है ना, एक सरफेस बना लें, जैसे एक सरफेस ऐसे बना लें यहां, A और B से पास होता हुआ, तो इस सरफेस में पोटेंशियल कैसे होंगे? सेम। भाई A और B से, A पॉइंट का B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इससे जो सरफेस पास होगा उस सरफेस पर लाई करने वाले पॉइंट के पोटेंशियल कैसे होंगे? सेम। तो इस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। देखो अभी ये प्रॉपर्टी, जब हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी आएगी कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। देखो इस सरफेस को इक्यू पोटेंशियल सरफेस कह दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस के कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो एक प्रॉपर्टी आएगी जब हम क्या पढ़ेंगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्यू पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये केस नंबर 3। इसमें केस नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर माइनस के dV ओवर dr, ये वाला, ये कब आता है भाई? जब E की और dr की डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। तो देखो ये वाला रिजल्ट दिख रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां से निकालेंगे तो E बराबर dr नहीं आएगा, E बराबर माइनस के dV ओवर dr नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब E की इलेक्ट्रिक फील्ड की और dr की डायरेक्शन सेम हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड था, है ना। इस बात पे ध्यान रखना। अब जरा देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं। मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस के dV ओवर dx। ऐसे भाई ये फॉर्मूला तब ट्रू होता है जब E की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट dr की डायरेक्शन सेम होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्स एक्सिस ले लें। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, हम मूव करें A से B,
ऐसे कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट, अलॉन्ग एक्सेस मूव कर रहा है इसलिए dx मान लिया है डिस्टेंस dr की जगह पे। तो सब कुछ ई की एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की टर्म क्या चाहिए, सेम, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम आप अलॉन्ग एक्स एक्सेस ही मूव करोगे तो कौन सी डिस्टेंस चेंज होगी, केवल एक्स, वाई और जेड कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। भाई आप वाई में मूव नहीं कर रहे हो, जेड में मूव नहीं कर रहे हो, केवल अलॉन्ग एक्स एक्सेस मूव कर रहे हो, तो वाई और जेड कैसे रहेंगी, कांस्टेंट। तो इसके लिए फिर हम एक फॉर्मूला सिंबल बनाते हैं माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, जब बाकी के दो टर्म कांस्टेंट रहें, कौन से, कीपिंग, यहां पे कांस्टेंट कौन से रहेंगे, वाई एंड जेड। अगर दो टर्म कांस्टेंट रहें तो उसे डिफरेंशिएशन का सिंबल ना लगा के पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाते हैं, डेल ओवर डेल एक्स। इसे रीड करते हैं डीवी ओवर डीएक्स, इसे रीड करेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स। और ये तब लगाते हैं डेल ओवर डेल एक्स जब एक ही टर्म वेरिएबल हो एक्स वाई जेड में से। इसमें एक्स वेरिएबल है क्योंकि हम अलॉन्ग एक्सिस चल रहे हैं, तो एक्स चेंज होगा, वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। तो इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखना चाहिए अब हमें, ऐसे डेल वी ओवर डेल एक्स, और इसमें वाई और जेड को कैसा मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। सिमिलरली ऐसे अगर आप ई वाई लिखना चाहते हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट वी के दर्शन में लेना पड़ेगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। तो हम इसे लिख देंगे माइनस के डेल वी ओवर डेल वाई। अब इसमें कीपिंग क्या कांस्टेंट रखेंगे हम, कीपिंग एक्स और जेड कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली ई जेड लिखना चाहें तो माइनस के डेल वी ओवर डेल जेड लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कांस्टेंट क्या रखेंगे, कीपिंग एक्स और वाई कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये देखो, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। इस ई एक्स का, ई वाई का, ई जेड का नाम बोल सकते हो आप कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल सकते हो इनके नेम। ठीक है, अच्छा आगे करते हैं केस नंबर 4 को, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक समझ में आया था आपको, ये केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा सभी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पहले केस समझ लो बेटा, आर्टिकल पढ़ लो अच्छी तरीके से, कॉन्सेंट्रेट कर लो इन पर। ठीक है, तो एक बार बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में ऐसे करके, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे पढ़ते थे। व्हाट द नेम ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स को बोलते थे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे भी कह सकते हो। ए वाई का नाम था वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और ए जेड का नाम था जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये देखो, इसमें ई एक्स की वैल्यू है माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स और वाई जेड कॉन्स्टेंट, ई वाई की वैल्यू है माइनस के डेल वी ओवर डेल वाई एक्स जेड कॉन्स्टेंट, ई जेड की वैल्यू है माइनस के डेल वी ओवर डेल जेड एक्स वाई कॉन्स्टेंट। ये लिख सकते हैं। अब याद हो आपको, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मींस ए मॉडुलस ले लें, तो रूट के अंदर लगाते थे हम। आई के साथ यहां आई कैप है, इसके साथ क्या है ए एक्स, इसका स्क्वायर करते थे, प्लस जे कैप के साथ ए वाई, विद साइन लिखते हैं। अगर ये माइनस का होता तो माइनस के ए वाई का होल स्क्वायर करते हैं ना, ए वाई का होल स्क्वायर माइनस ऐसे, लेकिन साइन तो प्लस का है इसलिए ए वाई, प्लस के कैप के साथ क्या है ए जेड, तो ए जेड का स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें ई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो ई इज इक्वल टू रूट के अंदर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट पूछता है तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ये रहा, और यहां से इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा वेक्टर फॉर्म में, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखो 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ केस पढ़ रहा हूं, 5वां केस है ना, केस नंबर 5, ये लास्ट केस है इसका। देखो ई वेक्टर मैंने पढ़ लिया, यही केस बना रहा हूं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये वाला लिख लिया। एंड डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर ये लिखते हैं, तो ये डी एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट, है ना। तो अगर फॉर्मूला हमारा क्या था, डीवी बराबर माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू और डी आर की वेक्टर की वैल्यू यहां रखते तो डीवी निकाल सकते हैं यहां से, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो ई वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना आता है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो ऐसे, ये माइनस सबसे बाहर, तो माइनस का डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप जे कैप डॉट जे कैप 1, के डॉट के 1। देखो इसका मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं, वैसे अगर पूरे में करेंगे तो आई डॉट आई कैप इसकी वैल्यू तो 1, तो देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, बीच में डॉट लगा हुआ है ना, तो इसे लिखेंगे ए एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स, डी एक्स पूरा ऊपर है ऐसा, डी एक्स है ना, ई एक्स डी एक्स, समझ आपको, ये नीचे नहीं है, ये सामने डी जेड, ठीक है, ई एक्स डी एक्स और आई कैप डॉट नहीं, इनके बीच में कोई डॉट वॉट नहीं है, आई कैप आई, यहां डॉट आ गया, ये वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट आता है, आई कैप डॉट आई कैप, इसका इसमें करेंगे तो आई कैप इसमें, आई कैप इसमें, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। बाकी के डिफरेंट जो होते हैं जैसे आई कैप डॉट जे कैप, अगर इसका मल्टीप्लाई तुम इसमें करते तो आई कैप डॉट जे कैप आता तो उसकी वैल्यू 0, तो पूरा ही 0 हो जाता। इसका इसमें करते तो क्या आता, आई कैप डॉट के कैप आता, इसकी वैल्यू भी 0, परपेंडिकुलर है ना ये भाई, ये परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस के अंदर 1 होता है, वैसे इसकी वैल्यू के कैप मॉडुलस के अंदर, और कॉस ये दोनों परपेंडिकुलर है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग जेड एक्सिस है, कॉस 90, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो ये 0, इसकी वैल्यू 1 कैसे आई, आई कैप और आई कैप, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी अलोंग एक्सिस है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो cos 0 डिग्री आएगा, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो 1 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 आई, समझ में आया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ही 1 आ रहा है, इसमें कर देंगे इसका तो 0, इसका कर रहे हैं तो 0, आई सम में, तो इसके क्या करते हैं, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, बाकी का सब छोड़ देते हैं, 0 हो जाता है। तो इसका इसमें किया तो ये आ गया, इसका जे का जे वाले में कर लें प्लस ई वाई डी वाई, के वाले का के वाले के साथ कर लें ई जेड और डी जेड, ये देखो इस माइनस साइन की वजह से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया, ये डीवी आ गया, यहां तक क्लियर है, बीच में कोई डॉट वॉट नहीं है, अब इसमें समझ में आया यहां तक। अच्छा आगे क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन इसका कर दें और इसका भी कर दें, इसका भी कर दें और इसका भी कर दें। मान लो हमें मूव करना है ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1, ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं x2 y2 z2, और ए से बी मूव करना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल है VA, बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो एक बात बताओ, ए से बी मूव करना है तो इनिशियल, यहां इनिशियल लिमिट लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिवीजन है,
पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी पोटेंशियल की आएंगी। ए से बी जा रहे हैं तो बी यहाँ पे ए से ए पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ पर बी पॉइंट का पोटेंशियल। ए से बी जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी डिस्टेंस की आएंगी। ए से बी जा रहे हैं तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाला है, तो x1 और ये x2। ये y के रेस्पेक्ट में, तो y1 से y2। ये z के रेस्पेक्ट में, तो z1 से z2। इसका इंटीग्रेशन करें तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, और लिमिट पुट कर दें ऐसे va और ये bv, और इसको ऐसे कैसे सेम टू सेम उतार लें, तो माइनस का इंटीग्रेशन x1 x2 ex dx माइनस इंटीग्रेशन y1 से y2 ey dy माइनस का, इसे हटा देता हूं, माइनस का z1 z2 ez dz। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन तो कर दिया, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, v को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, माइनस लगा के v को रिप्लेस करके लोअर लिमिट, तो लिख दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकले आएगा 2 पॉइंट का। समझ में आया? तो ये देखो आपका एक ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला को समझ में आया, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। 10th लेक्चर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 10th लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा लेक्चर में न्यूमेरिकल ही करेंगे ओनली 10th लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।